देखो इसमें सबसे पहले तो बता रखा है ये है ना, जो नाड़ी की गति आप लोगों ने इसमें देखना एक बार तो, है ना। क्योंकि नाड़ी की गति का सबसे पहले जो वर्णन किया है वो शारंगधर ने किया भी है ना। और शारंगधर का एक चीज़ ये भी याद रखना कि शारंगधर का जो काल है वो क्या काल बता रखा है अभी, तो 13वीं शताब्दी है ना। और दोषों के अनुसार इसमें नाड़ी की गति बता रखी है भाई। सबसे पहले तो क्या है, अपन नाड़ी की गति को कैसे देखते हैं और कौन से मेल और फीमेल में सबसे अलग अलग बता रखी है भाई, है ना। कर अंगष्ट मूलम, जैसे कहाँ पर, हाथ के अंगुष्ठ के मूल में यहाँ पर, है ना। कर अंगुष्ठ मूलम, तो यहाँ से विशेष रूप से अपने को देखना है, ठीक है भाई। और दोषानुसार उसने गति बता रखी है, इसका क्वेश्चन भी आता है पीजी में। तो सबसे पहले तो देखो इसमें वात दोष के कारण बता रखा है कि नाड़ी अगर वात दोष से दूषित हो ना तो उसमें गति कैसी होती है भी, ठीक है। तो पहला तो बता रखा है कि सर्प और जलोकावत, है ना, कि सर्प के समान उसकी गति होगी, तो जैसे सर्प की गति होती है ऐसे ही। दूसरी बता दी जलौका की गति, है ना। आप लोगों ने सर्प की गति भी देखी होगी, जलौका की गति भी देखी होगी, तो इसको ऐसे याद रख लेना, सजा, कि वात में सजा, है ना, कि वात अगर वात दो से दूषित होगी नाड़ी तो उसमें सर्प और जलोकावत होगी भाई। दूसरा उसके बाद देखो कि पित्तज अगर पित्त दोष के कारण दूषित नाड़ी होगी तो उसमें अपने को कैसे, कि एक तो मंडूक का, काक और कुलिंग, है ना, कि मंडूकवत होगी, जैसे मंडूक मेंढक जैसे गति करता है भाई, काक के समान कव्वे की जैसी गति, और कुलिंग तो इसको ऐसे याद रख लेना मकाकू, है ना, कि मंडूक, काक और कुलिंग, क्योंकि क्वेश्चन इसी टाइप से पूछा जाता है, ठीक है भाई। कि अगर पित्त दो से दूषित होगी तो उसकी गति कैसी होगी, तो मंडूकवत होगी, काकवत होगी, कुलिंगवत बता रखी भी, है ना। कुलिंग मतलब जो पानी में जो रहते हैं, है ना। उसके अलावा देखो कफज, कफज में अपने को देखो अगर कफ दो से दूषित होगी तो उसमें नाड़ी की गति कैसी होगी भाई, उसमें हंस और पारावत के समान बता रखी। तो इसको ऐसे याद रख लेना, हिंदुस्तान पेट्रोलियम HP, है ना। तो इजीली आपको याद रह जाएगा कि वात दोष से अगर दूषित है तो नाड़ी की गति कैसे हो जाएगी, सजा, सर्प और जलोकावत हो जाएगी। दूसरा उसके बाद अगर पित्त दोष से दूषित है तो उसमें नाड़ी की गति कैसी हो जाएगी भाई, है ना। तो उसको ऐसे याद रखना, मकाकू, ठीक है भाई, कि मंडूक, काक और कुलिंग के समान, ठीक है भाई। और अगर कफ दोष के कारण दूषित है तो उसकी गति कैसी हो जाएगी भाई, हंसवत और पारावत, तो HP से याद रख लेना, ठीक है, सजा, मकाकू और HP। उसके बाद देखो एक पॉइंट और लिखा हुआ है मैंने, निदानार्थक रोग। निदानार्थक रोग ये है कि एक से दूसरा होता है अभी, है ना। जैसे सबसे पहले देखो ज्वर का बता रखा है, एक ट्रायंगल बना रखा है पूरा, ज्वर का, रक्तपित्त का, शोष का, है ना। और अपन ने अभी निदान स्थान पढ़ भी रहे हैं तो ऐसे अपन ने भी देखा था भाई कि ज्वर की उत्पत्ति कैसे हुई, संताप से। फिर दूसरा बता रखा है कि ज्वर के कारण ही रक्तपित्त की उत्पत्ति बता रखी है, जैसे उसमें रुद्र, कोप, अमर्षा, अग्निनाम, ठीक है भाई, वो भी अपन ने देखा था। तो यहाँ पर ऐसे याद रखना, ज्वर से रक्तपित्त, उसके बाद शोष, है ना। और ये रिवर्सिबल जो प्रोसेस है, इसका चिन्ह आप वैसे भी जानते हो कि ज्वर और रक्तपित्त क्या होता है भाई, ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है भाई, पैथिक विकार है ना। अपन ने, जब मैंने आप लोगों को कल एक क्वेश्चन भी लिखाया था कि रक्तपित्त में प्रधान रूप से किसकी दृष्टि होती है भाई, तो पित्त की दृष्टि होती है ना। और पित्त के कौन से गुण की दृष्टि होती है भाई, कि और उसमें अगर प्रधान गुण देखा जाए तो, ठीक है, तो वो भी अपने को ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो यहाँ पर नीचे और दे रखा है कि निदानार्थक रोग में अपन दूसरे की बात करें तो प्रतिशय, प्रतिशय से फिर आगे काश, और काश के आगे शय, है ना, और उसके बाद फिर शोष की उत्पत्ति। तो ये स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, तो इसको ऐसे याद रख लेना, प्रतिकाशय, प्रति मतलब कोई लड़की है, प्रतिकाशय, है ना, उसका क्षय हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा, क्षय होता है तो शोष की उत्पत्ति होती है भी। तो प्रतिशय, फिर उससे काश की उत्पत्ति, फिर उसके बाद क्षय, और उसके बाद शोष। तो ये स्टेप बाय स्टेप है, तो ये क्वेश्चन अपने को इजीली याद भी रह जाएगा भी। उसके बाद देखो आगे अपन इसमें और पढ़ेंगे, है ना। तो इसमें देखो एक तो बता रखा है प्लीहा वृद्धि, प्लीहा वृद्धि से होता है जठर, और उसके बाद सोथ, है ना। तो इसको देखो इंडिकेशन के लिए आप ऐसे याद रख लेना भाई, प्लीहा वृद्धि को P से सिंबल दिया हुआ है भाई, है ना। U से उदर, ये जठर याद रख लेना भाई, या तो उदर याद रख लेना, कैसे भी करके। अपने तो U से उदर ही याद रख लेना भाई, क्योंकि जठर उदर एक ही बात है ना। और S से हो जाएगा शोथ, क्योंकि क्वेश्चन आता है भाई इसका। तो प्लीहा वृद्धि, प्लीहा वृद्धि से जठर, जठर के बाद शोथ की, तो ये स्टेप बाय स्टेप। ऐसे ही देखो इसमें आप लोगों ने जब इसमें जेनेटिक्स पढ़ी होगी ना, तो आप लोगों ने वहाँ पे इनिशियल एक कोडोन होता है AUG, है ना। तो अपने को तो कोडोन के ऊपर तो नहीं जाना, केवल अपने को सिंबल लेना है भी, है ना। तो अर्थ से A ऐसे याद रख लेना, U से जट उदर हो जाएगा भी, और G से गुल्म हो जाएगा। तो ये आपको इजीली याद रह जाएगा, है ना, कि अर्श, उसके बाद फिर उदर,
और उसके बाद गुल्म की उत्पत्ति होती है। तो ये निदानार्थक रोग है और इसका क्वेश्चन भी आता है अभी। तो एक तो नाड़ी की गति बता दी, नाड़ी में कैसे वात के कारण कैसे होगी, पित्त के कारण कैसे होगी, कफ के कारण तो वात में बता दिया सजा सर्पवत जलोकावत, पित्तज में बता दिया भाई मंडूक काकुलिंग, है ना, और कफ दोष के कारण अगर दूषित है तो उसमें बता रखा है हंस और पारावत पद, है ना। तो HP से याद रख लेना। इसके अलावा अपन दूसरी बात कर रहे हैं तो निदानार्थक रोग तो ज्वर रक्त पित्त और शोष, है ना। उसके बाद प्रतिकाशय, प्रतिशय का शय और शोष। उसके बाद PUS तो प्लीहा वृद्धि और उदर और शोथ की उत्पत्ति। उसके बाद अर्श उदर और गुल्म की उत्पत्ति। तो ये कुछ ऐसे हैं जो अपन बीच बीच में देखते रहेंगे आप लोगों को, है ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है। उसके बाद आप लोग निकालो अपन इसमें गोविंद पारिक में कौन सा पेज चलेगा भाई, इनको साथ के साथ पढ़ते रहना आप लोग, जो बॉटनिकल नेम है ना इनको साथ के साथ ही पढ़ते रहना भाई। देखो पेज नंबर कहाँ से चलेगा भाई, 204 तक हो गया था ना, यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं अपन, है ना। तो कुछ चीज़ें आपने इसमें याद भी रखनी है, जैसे सिनोनेम है, सिनोनेम अपने को याद रखने हैं भाई, क्योंकि अगर बार बार रिपीट करेंगे ना अपन तभी जा करके याद रहेगा भाई। सिनोनेम भी याद रखना है, बॉटनिकल नेम याद रखना है, उसका प्रयोज्यांग क्या है, उसकी फैमिली क्या है, तो फैमिली अपन साथ के साथ ही कर रहे हैं भाई, ठीक है भाई। तो इसके बाद देखो धातकी, और धातकी के क्या क्या नाम है भाई, एक तो धाती पुष्प, ये वन्नी ज्वाला याद रखना भाई, है ना, वन्नी ज्वाला इंपॉर्टेंट है भाई। और धातकी के पुष्प का प्रयोग किसमें किया जाता है भाई, धातकी के पुष्प का प्रयोग कोई आइडिया बताओ, आशा वरिष्ठ में, उसमें है ना इसके पुष्प का प्रयोग किया जाता है भाई खुशबू के लिए, ठीक है। अब इसका नाम बता दिए, देखो वुडफोर्डिया फ्रूटिकोसा, क्योंकि नाम दे रखा है फ्रूटी तो फ्रूटी से याद रख लेना अपने को, वुडफोर्डिया फ्रूटिकोसा स्तंभन करता है भाई। और पुष्प है इसकी फैमिली लिथाइरेसी, इसकी फैमिली लिखना आप लोग लिथाइरेसी, ठीक है, लिथाइरेसी इसकी फैमिली अभी, और ये स्तंभन करता है, ठीक है। उसके प्रयोज्यांग है पुष्प, है ना। उसके बाद देखो इंद्रवारुणी, तो इंद्रवारुणी नाम क्या दे रखा है अभी, सबसे पहले तो इंद्रवारुणी विशेष रूप से विरेचक द्रव्य है, सबसे पहले तो अपने को ये याद रखना भी, है ना। इसमें देखो इंद्रायण, इंद्रायणी याद रखना। दूसरा बता रखा है गवाक्षी, गवाक्षी के कई बार इसको नाम से पूछा हुआ अभी, इंद्रायण, इंद्रियाव भी कहते हैं इसको, इंद्रायण गवाक्षी। और इसका बॉटनिकल नेम देखो क्या बता रखा है अभी, सिट्रुलस, सिट्रुलस है इसको, है ना, CITRU, है ना, सिट्रुलस कॉलिकेंथस, तो इसको याद रखना भाई, ठीक है। और ये तीक्ष्ण विरेचक द्रव्य है, इसका जो यूजफुल जो पार्ट है भाई फल है और मूल है। और इसकी फैमिली बता रखी है कुकुरबिटेसी, फैमिली है इसकी कुकुरबिटेसी, ठीक है भाई। इंद्रायण गवाक्षी इंद्रवारुणी। उसके बाद देखो कुष्मांड, कुष्मांड का बता रखा है भाई पेठा, है ना। एक तो कुष्मांड अपन ने देखा है जो अपन, एक तो शोधन भी बता रखा था भाई, किसका शोधन करते हैं कुष्मांड में, कुश हड़ताल का, है ना। और कुष्मांड का देखो आप लोगों ने देखा होगा कि जो पेठा बनाते हैं ना वो पेठे में भी इसका प्रयोग करते हैं अपन, ठीक है। और इसको साउथ में तो एक जो योग आप लोगों ने अगर गुरुदेव के नाम से, है ना, वो सफ़ेद दाढ़ी वाले, उन्होंने तो एक चीज़ और बता रखी है कि इसमें साउथ में इसको बहुत पवित्र माना जाता है अभी, घर के द्वार पर इसको ऐसे लटका करके बांध के रखते हैं इसको, है ना। ऐसा बता रखा है कि इसकी वजह से क्या है, ये जो पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स बता रखा है, और वैसे भी ये मेदे भी द्रव्य है भी, है ना। तो पेठा, वल्ली फल याद रखना, पुष्प फल भी याद रखना इसका, बैनिन कैसा स्पीडा, है ना, इसकी फैमिली है, इसकी फैमिली भी कुकुरबिटेसी, और ये मेदे है भाई। और इसका देखो फल भी बता रखा है, बीज भी बता रखा है, बीज तेल, तो फैमिली इसकी कुकुरबिटेसी, ठीक है। उसके बाद देखो मंडूक पर्णी, मंडूक पर्णी भाई मेदे द्रव्य है ये भी, है ना। तो ब्राह्मी, ब्राह्मी का ये याद रखना, मांडुकी याद रखना, एक इसका सरस्वती भी याद रखना भी, मांडुकी सरस्वती, ठीक है, और ब्राह्मी। इसके बाद एक नाम और दे रखा है देखो बेग, बेग साग, है ना। इसमें तो कम से कम मांडुकी है, सरस्वती, तो ये तो अपने को याद रखना है, रखना भी, है ना। तो सेंटिलिया एसेटिका, ठीक है भाई, मैदे द्रव्य है। और इसके पंचांग प्रयोग में किए जाते हैं भाई, पंचांग। फैमिली लिखना इसकी अम्बेली फेरी, अम्बेली फेरी, UMBELLIFERAE, है ना, अम्बेली फेरी,
उसके बाद देखो पटोल, पटोल के लिए क्या बोला है भाई, परवल है ना। राजी फल, इसका एक ये बीज गर्भ याद रखना, ठीक है। एक ये कर्कश छद, कर्कश छद भी याद रखना इसका, ट्रायोसेंथ है ना, ट्रायोसेंथस डायोका, पटोल ट्रायोसेंथस डायोका। और ये देखो पटोल विशेष रूप से तिक्त द्रव्य है, तो तिक्त द्रव्य अधिकतर क्या काम आते हैं भाई, पित्त के समन में काम आते हैं। तो इसमें देखो बता भी रखा कि ये ज्वरग्न है भाई, है ना। और इसका पत्र प्रयोज्यांग है भाई, और इसकी फैमिली भी कुकुरबिटेसी, फैमिली इसकी याद रखना कुकुरबिटेसी है भाई पटोल की, ठीक है भाई। ट्रायोसेंथस डायोका बॉटनिकल नेम, कर्कश छद, बीज गर्भ है ना, और परवल, और ज्वरग्न बता रखा है फैमिली कुकुरबिटेसी। उसके बाद देखो अगला जो द्रव्य दे रखा है भाई हिंगू, तो हिंगू में क्या क्या नाम दे रखा है, देखो हींग याद रखना, एक तो रामट, रामट नाम से कई बार दे रखा है भाई, तो रामट भी है ना। उसके बाद देखो सहस्त्र वेदी, ये सहस्त्र वेदी याद रखना इसका, हींग है, रामट है और सहस्त्र वेदी, ठीक है। एक वाहिलक, वाहिलक क्या है, इसमें देखो देश विशेष के नाम से इसका नाम पड़ा है भाई, वाहिलक देश है ना। और इसका बॉटनिकल नेम फेरुला नॉर्थेक्स, ठीक है भाई, नॉर्थेक्स दे रखा है। दीपन द्रव्य है भाई, और इसका निर्यास प्रयोग में लिया जाता है, ठीक है। जैसे गुगुल का भी क्या भाई, गुगुल का भी निर्यास ही है ना, तो इसका भी निर्यास बता रखा है। इसकी फैमिली याद रखना भाई अम्बेली फेरी, फैमिली है इसकी अम्बेली फेरी। कि यहाँ तक है ना, कृष्ण जीरक तक, कृष्ण जीरक तक सेम है भाई, अम्बेली फेरी है भाई, यहाँ से कंटिन्यू कर लेना आप लोग, है ना। हिंगू से कहाँ तक, कृष्ण जीरक तक कंटिन्यू क्या है, अम्बेली फेरी भी, ठीक है। आगे चलो देखो सतपुष्पा, तो सतपुष्पा का क्या बता रखा है, सतपुष्पा का एक तो नाम लिखना सहिता, सहिता इसका पर्याय है, सिनोनिम है भाई, तो यहाँ पे लिख लेना एक तो सहिता, ठीक है। उसके बाद देखो बॉटनिकल नेम बता रखा है भाई फेनिकुलम वल्गेर, है ना, बॉटनिकल नेम याद रखना इसका फेनिकुलम वल्गेर। और ये क्या करती है भाई, इसका उल्टा तो नहीं बता दिया, एंथेम सोवा, सॉरी, है ना। सतपुष्पा का बॉटनिकल नेम अपने को याद रखना है ना, सहिता, सोया और छत्रा, तो सहिता इसमें लिखना आप लोग, ठीक है भाई। इसको करेक्ट करना भाई, है ना, मैंने इसमें जस्ट मिस्त्रिया वाला बोल दिया इसमें। तो इसका जो एंथेम सोवा, ठीक है भाई। और सौंफ अर्घ का प्रयोग भी किया जाता है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो दीपन द्रव्य है अपन ने उसमें भी पढ़ा था भाई, ठीक है भाई। दीपन द्रव्य में कौन श्रेष्ठ है, तो इसके लिए इसका नाम भी आता है, तो ये ध्यान रखना अपने को। एंथेम सोवा वात का अनुलोमन करती है, फल तेल बता दिया, फैमिली अम्बेली फेरी, ठीक है भाई। मिस्रिया का देखो मधुरा, मधुरिका, ये फेनिकुलम वल्गेर याद रखना इसका, है ना, फेनिकुलम वल्गेर, ये भी वात का अनुलोमन करने वाली है, इसके भी प्रयोजनांग सेम सेम बता रखे, फैमिली भी अम्बेली फेरी। धान्य का याद रखना भाई, धान्य का ये जरूर याद रखना, खुश तुम्बरू दे रखा है ना, खुश तुम्बरू धान्यक, है ना। धान्य पंचकवाद का भी प्रयोग किया जाता है, किसके लिए, जो अधिकतर डायरिया डिसेंट्री हो, है ना, या फिर ग्रहणी हो, या फिर अतिसार हो, इनमें विशेष रूप से धान्य पंचकवाद का प्रयोग किया जाता है अभी। तो कुस्तुम्बरू ये याद रखना, कोरिएंडम सेटाइवम, कोरिएंडम सेटाइवम बॉटनिकल नेम। और ये तृष्णा निग्रहण, तृष्णा को रोकता है अभी, और फैमिली इसकी अम्बेली फेरी, ठीक है भाई। आगे चलो, आगे देखो अजमोदा बता रखा है, अजमोदा खराश्व, ये खराश्व याद रखना इसका, अजमोद तो आप ऐसे ही याद रख लोगे, कैरम रॉक्स वर्जियनम, है ना, कैरम रॉक्स वर्जिनियम। तो ये इसका नाम याद रखना भाई, सूल प्रशमन में इसलिए अजमोद आदि चूर्ण का प्रयोग किया जाता है, किसमें, आम वात में भी, क्योंकि उसमें क्या होता है, आम बनता है ना, आम के साथ उसमें वेदना भी होती है भाई, तो इसका विशेष रूप से अजमोद आदि चूर्ण का प्रयोग किया जाता है, किसमें, आम वात में, है ना। या फिर कोई भी सूल हो रहा हो तो उसमें भी इसका अपन अजवाइन का इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसकी भी फैमिली वही। उसके बाद देखो यवानी, ठीक है, अजमोदा दीप्यक, ट्रेके एस्पर्मम एमाई, नाम ही दे रखा है भाई ट्रेके एस्पर्मम एमाई, और ये भी सूल प्रशमन में। उसके बाद देखो जीरक,
जीरक का देखो क्या बता रखा है भाई, जरण बता रखा है अजाजी, है ना। क्यूमिनम, सिनिमम, बोटनिकल नेम याद रखना, है ना, क्यूमिनम और सिमिनम। दीपन द्रव्य है, इसका बीज प्रयोजन किया जाता है। वैसे भी कई बार आप लोगों ने देखा होगा सब्जी वब्जी बनाते हैं अपन, है ना। उसके बाद देखो कृष्ण जीरक, कृष्ण जीरक में देखो काला जीरा बता रखा है भाई, कश्मीर जीरक याद रखना, कैरम, है ना, बल्बोस्टेनम, कैरम बल्बोस्टेनम, ठीक है भाई। ये वैरायटी के आधार पर ही देखो इसमें नाम दे दिया, इसकी जो वैरायटी ने कई बार देखो, कई बार इसमें ये अजमोदा है, यवानी है, मिसत पुष्पा है, मिश्रिया है, क्योंकि ये दोनों सेम ऐसे मिलते मिलते जुलते हैं। और इसमें साइज का ही वेरिएशन है, कोई ज़्यादा नहीं है, इनमें गुणों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, इसी वजह से इसको नाम दे रखा है अलग ही, ठीक है भाई। इसके अलावा देखो मंजिष्ट, मंजिष्ट का कई बार पूछा हुआ भी, एक तो योजनवल्ली याद रखना इसका, और विक्सा, योजनवल्ली और विक्सा, और रूबिया कॉर्डिफोलिया रक्त प्रसादन वाला द्रव्य है, और इसकी फैमिली है रूबिएसी, रूबिएसी, है ना, RUBIACE, ठीक है भाई, रूबिएसी फैमिली इसकी। उसके बाद देखो मदन फल, मदन फल तो वैसे भी अपन इसमें पढ़ेंगे भाई, है ना, जो वमन वाले द्रव्य हैं वहाँ पर अपन को पढ़ना है, क्योंकि इसमें श्रेष्ठ होता है भाई। तो मदन फल का बता दिया, एक तो शल्यक याद रखना, विष पुष्पक पूछा हुआ है भाई, पिंडी तक भी याद रखना, है ना, छर्दन, क्योंकि ये क्या करता है भाई, वमन के लिए श्रेष्ठ बता रखा है, छर्दन बता दिया, शल्यक है, पिंडी तक है, विष पुष्प है, रेंडिया स्पाइनोसा, और वमन बता दिया इसका कर्म मुख्य, और इसकी फैमिली रूबिएसी, ठीक है भाई। उसके बाद देखो क्या कह रहा है भाई, आगे चलो, गंध प्रसारणी, है ना, गंध प्रसारणी में क्या कह रहा है भाई, पर्सन, पिडेरिया फविटिडा, गंध प्रसारणी में बोटनिकल नेम याद रखना इसका, है ना, इसकी फैमिली भी रूबिएसी, ठीक है भाई। उसके बाद देखो जटामांसी, जटामांसी का कई बार पूछा हुआ है, भूत जटा, इसका तो सारे याद रखने भाई, भूत जटा है, सुलोमसा है, तपस्विनी है, नलिदा है ना, और नोडोस्टाइकस जटामांसी, बोटनिकल नेम भी इसके मिलता जुलता ही है, तो ऐसे भी आपको याद रह जाता है ये, है ना, नोडोस्टाइकस जटामांसी संज्ञा स्थापन द्रव्य है। और इसका जो मूल पार्ट बता रखा है अभी, कौन इसका जो यूज पार्ट है वो मूल है, ठीक है। फैमिली इसकी कौन सी, वेलेरिनेसी, फैमिली लिखना इसकी वेलेरिनेसी, VALERANCAE, वेलेरिनेसी, ठीक है भाई। उसके बाद देखो भृंगराज, भृंगराज में क्या बोला है भाई, केशराज है, केश रंजन है ना, मार्कव है, एक्लिक्टा, एल्बा। और ऐसा कौन सा द्रव्य है जिसमें भृंगराज की भावना बता रखी है भाई, कोई योग बताओ मेरे को, जिसमें भृंगराज की भावना का प्रयोग बता रखा है भाई। पैतिक विकृति में काम लिया जाता है भाई, अब बताओ। अरे याद आ रहा है किसी को? सूत शेखर रस, है ना, सूत शेखर रस में इसमें भावना बता रखी है भाई, तो याद रखना इनको, है ना। उसके बाद देखो कैसे है भाई, पंचांग, इसके बीज बता रखे, इसकी फैमिली लिखना, कंपोजिटी, कंपोजिटी फैमिली, ठीक है। एक उसकी जो तगर है ना, उसकी भी फैमिली वेलेरिनेसी बता रखी है, वेलिनेरिया वेलिचाई, तगर, है ना। उसके बाद देखो पुष्कर मूल, पुष्कर मूल का क्या बता दिया, एक तो ये कुष्ठ भेद याद रखना, पदम पत्र भी याद रखना, और इन्नूला रेसिमोसा। पुष्कर मूल किसकी प्रसिद्ध औषध है, ये तो रट गया जाना हो चाहिए। पुष्कर मूल किस में प्रयोग करते हैं भाई, कौन सी डिजीज में, है ना, पार्टशूल में बता रखिए, ध्यान रखना इसको, है ना, इन्नूला रेसिमोसा। और इन्यूलिन, इन्यूलिन का प्रयोग किसके लिए करते हैं भाई, इन्यूलिन GFR के लिए, है ना, क्वेश्चन आया हुआ है ये।
उसके बाद देखो इनुला रेसिमोसा श्वासहर द्रव्य है ना। और इसकी फैमिली लिखना भाई, एस्टेरेसी, ASTERACEAE, है ना, एस्टेरेसी। ठीक है भाई। उसके बाद ये कूट, कूट का देखो, कूट एक उत्पल याद रखना, ससुरिया लापा, ससुरे के लपड़, तो ऐसे ही याद रख लेना अपने को, ससुरिया लापा, है ना। शुक्र शोधन में बता रखा है भाई, इसकी फैमिली भी सेम है, एस्टेरेसी। ठीक है भाई, कूट की भी और पुष्कल मूल की दोनों की फैमिली सेम है, एस्टेरेसी। उसके बाद देखो चित्रक, चित्रक के लिए क्या बोला भाई, चित्रक विशेष रूप से क्या करता है भाई, कौन सा कर्म बता रखा है चित्रक का? दीपन। दीपन और पाचन दोनों, है ना, दोनों बता रखे हैं भाई चित्रक के, है ना। तो अग्नि बता दिया, चिता, चीता भी नाम दे रखा है देखो, प्लम्बेगो जिलेनिकम दीपन द्रव्य है और इसकी मूल त्वक प्रयोग भी की जाती है भी, और इसकी फैमिली है प्लम्बेजिनेसी, प्लम्बेजिनेसी, है ना, प्लम्बेजिनेसी बता रहे किसकी फैमिली। उसके बाद देखो विडंग, विडंग के लिए क्या बोला है भाई, एक तो ये चित्र तंडुल याद रखना, क्रमिग्न, इसको क्रमिग्ना करके हटा लेना, इसको क्रमिग्न है इसका बॉटनिकल, ये जो सिनोनेम है भाई क्रमिग्न है, क्रमिग्ना नाम किम श्रेष्ठम, है ना। तो विडंग बता रखा है, एक ही चित्र तंडुल याद रखना, एम्बेलिका रिप्स। ठीक है भाई, क्रमिग्न है, खाली इसका प्रयोग बता रखा है भाई। इसके अलावा देखो इस फैमिली बता रखी है मर्सीनेसी, फैमिली याद रखना इसकी मर्सी नेसी, है ना, MYRSINACEAE। ठीक है भाई, मर्सीनेसी इसकी फैमिली है। तो एक एक करके इनको कंटिन्यू अपने को पढ़ना है भी, है ना, ये अपने को चलने ही है। तो इनको डेली आप लोग ऐसे एक एक पेज को एक दूसरे से, जो अपन ने पुराना पढ़ लिया अभी, जैसे इससे पीछे वाले पेज है उनको भी अपन एक दूसरे से आप लोग पूछते रहना, है ना। मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं भी पूछता रहूँगा आप लोगों से। ठीक है भाई, क्लास में जैसे एंड में 5-10 मिनट आपसे ये पूछ लेंगे। चलो बुक निकालो, बुक में अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया था भाई, शायद इसमें ज्वर होला, ज्वर और रक्तपित्त हो गया था ना, रक्तपित्त और ज्वर, है ना। रक्तपित्त के उपद्रव कितने हैं भाई? ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, रक्तपित्त के टोटल उपद्रव कितने हैं? अरे कोई आइडिया है? इसके 11 उपद्रव है भाई, है ना, 11 रक्तपित्त के उपद्रव। रक्तपित्त कौन सी ऋतु में सुख साध्य होता है भाई? हेमंत और शिशिर। रक्तपित्त की प्रसिद्ध औषध है, कौन सी है? वासा। स्थलज गंडीर का प्रयोग किया जाता है भी, यह स्थलज गंडीर है, रक्तपित्त को प्रकोप करने वाला, रक्तपित्त को शमन करने वाला, दोनों, नन ऑफ दीज। हाँ, रक्तपित्त को करने वाला हो गया ना। ठीक है भाई। और इसमें लोह लोहित मत्स्य आम गंधित्वम चाश्यम, किसने बोला है भाई, किसकी लाइन है, किसके लिए बोला है? और कंठा धुमायनम लोहगंधी निश्वासम च, ये लाइनें उठा करके आएगी भाई ऐसी, है ना। ठीक है, हाँ, सुश्रुत ने बोला है उसमें लोहगंधी निश्वासु, है ना, कंठे धुमायनम वदन, उसमें बता रखा है कंठे धुमायनम। और वदन से कषायता आता है कि किसी में? ऐसे पूछ रहा हूँ आप लोगों से, वदन से कषाय था, कंठे रसे गुरुत्वम वदन से कषाय था, किसका लक्षण कोई याद आ रहा है? अभी पढ़ाया नहीं लेकिन पूछ रहा हूँ। अरे ज्वर में नहीं है, श्वास, हाँ,
ठीक है भाई, इनको इन चीज़ों को याद रखना। देखो ये हिट क्वेश्चन है, ठीक है। बॉस ये लोहित गंधी निश्वासों किसमें बताइए सुश्रुत में? ये सुश्रुत ने इसमें बताई, रक्तपित्त में ही तो बताइए। ये अपन उत्तर तंत्र पढ़ेंगे ना, वहाँ पे दे रखी है भाई, है ना, कि कंठ से धुआं निकल रहा है, ऐसा बता रखा है। और इसमें लो गंधी, क्योंकि इसमें क्या होगा, रक्तपित्त में रक्त निकलता है भाई, तो इसका डिगेशन होगा ना। आप लोगों ने देखा होगा कई बार अगर रक्त की बूंद भी गिरी होती तो अलग ही स्मेल आती है उसकी, तो उसके पीछे रीज़न यही है, क्योंकि यहाँ पर भी आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा, तो उसकी वजह से आयरन की तो गंध आएगी, है ना। तो ये सुश्रुत ने बता रखी है किसमें, रक्तपित्त में बता रखी है भाई, ठीक है। इसके अलावा देखो रक्तपित्त के भेद कितने हैं भाई, और किस आधार पर माने हैं, भेद जो किए किस आधार पर किए हैं? अधिष्ठान। इसकी गति के आधार पर, है ना। अधिष्ठान तो उसमें यकृत और प्लीहा है, वो तो है ही सही। ऊर्ध्व रक्तपित्त में किसका, कौन से दोष का अनुबंध होता है भाई? अरे ऐसे जचे जो ही मैं नहीं बोलो रे, पित्त तो है ही सही उसमें, ऊर्ध्व रक्त। हाँ ऐसे गोली मत दो भाई। ऊर्ध्व रक्तपित्त में किसका, कफ का अनुबंध होता है, कफ का स्थान बता दिया ना। और अधो रक्तपित्त में किसका अनुबंध होगा भाई, तो ये वात का बता दिया, है ना, क्योंकि दोनों अपने को याद रखने। और अगर मैं निदान की पूछूं, है ना, तो निदान बता दिया कि ऊर्ध्व रक्तपित्त का निदान है, तो क्या निदान है भाई, उष्ण दोनों के साथ आएगा। कल लिखाया था मैंने आप लोगों को, हाँ अरे लिखाया था नहीं लिखाया था भाई, ऊर्ध्व रक्तपित्त का क्या कारण है भाई बताओ? स्निग्ध प्लस उष्ण। हाँ स्निग्ध प्लस उष्ण, क्योंकि स्निग्ध वाला कहाँ से, तो अपने को ऐसे याद रख लेना भाई, क्योंकि कफ स्निग्ध होता है, और जो उर्व प्रदेश बता रखा है वो किसका है, कफ का है ना, तो स्निग्ध प्लस उष्ण। और जो अधो के लिए बता दिया भाई, अधो प्रदेश में पक्वाशय में, तो पक्वाशय में विशेष रूप से वात का स्थान होता है भाई, तो वहाँ पर उष्ण तो आएगा ही आएगा, प्लस उसके साथ अपने को ये याद रख लेना भाई, है ना। रुक्ष याद रख लेना, तो रुक्ष बता दिया भाई वात से। और ये देखो बहुत हिट क्वेश्चन है, आते हैं भाई, और इनको केवल जनरली अपन ऐसे समझ लेंगे तो इजीली याद भी रहेगा आप लोगों को, है ना, ठीक है। ऊर्ध्व रक्तपित्त क्या होता है भाई, साध्य होता है, याप्य होता है, असाध्य होता है, और किस कारण से होता है। कई बार इनके ये भी पूछ लेते हैं, क्योंकि अब आप लोगों के एसएसएन रीजन वाले क्वेश्चन आने लग गए भाई, तो इस टाइप से बड़ा क्वेश्चन भी इसमें क्या है, एसएसएन रीजन वाला क्वेश्चन इसमें बहुत अच्छा बनेगा। ऊर्ध्व रक्तपित्त साध्य होता है क्यों, वो बता दिया, कथन है, कारण है, तो कारण भी पूछ लिया उसमें, और मैं तो जरूर दूंगा, याद रखना भाई, है ना। और इसमें बता रखा है भाई किसमें, इसकी चिकित्सा भी बता रखी है भाई। स्पर्श चिकित्सा किसमें की जाती है भाई, स्पर्श तृष्णा। पोषण चिकित्सा, सही बोला है तूने, स्पर्श चिकित्सा। बस तृष्णा में पोषण चिकित्सा, स्पर्श चिकित्सा रक्तपित्त में। ठीक है भाई, दोनों चीजें याद रखना, स्पर्श चिकित्सा रक्तपित्त में बता रखी है, और पोषण चिकित्सा तृष्णा में बता रखी है, उसमें सर्पी भ्रष्ट शीर के लिए बोला है ना, तो ये चीजें याद रखना। और प्रतिमार्ग हंडम रक्तपित्ते भी देते, किसके लिए, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है ना इसका। और स्वमार्ग हंडम किसके लिए आता है भाई, आम्ल पित्त, है ना। स्वमार्ग क्योंकि उसमें गति, क्योंकि अपन उसमें वमन करवाएंगे भाई, ठीक है। और इसमें विरेचन का है। प्रतिद्वंद चिकित्सा किसमें करते हैं भाई, प्रतिद्वंद चिकित्सा उन्माद, वेरी गुड, है ना। तो ये चीजें अपने को याद रखनी भी है, ठीक है। इसके अलावा अगर रक्तपित्त में जो रक्तपित्त का रोगी है, अगर उसमें जो निकलने वाला जो रक्त है वो कृष्ण वर्ण का निकले या इंद्रधनुष के वर्ण का निकले, तो वो उससे आप क्या समझेंगे, मतलब ऐसा रक्तपित्त क्या होगा, सुख साध्य होगा, दूसरा पॉइंट कृष साध्य होगा, याप्य होगा, तीसरा पॉइंट असाध्य होगा, लास्ट वाला, है ना, क्या होगा भाई, है ना। इन चीज़ों को याद करना भाई, असाध्य बता रखा है ना। चलो अगले चैप्टर पे चलते हैं अपन, गुल्म के सबसे पहले तो क्या बता रखे भाई, गुल्म के कितने भेद हैं, और गुल्म में कोई दुष्य नहीं होता है, सबसे बड़ी बात, है ना। और सबसे बड़ी बात भाई कि गुल्म में कोई दुष्य नहीं होता है। गुल्म क्या है, वायु अपने ही अवयवों के द्वारा,
क्योंकि वात के कितने भेद बता रखे भाई, पांच बता रखे भाई, प्राण उदान व्यान समान अपान, है ना। तो वायु क्या करती है भाई, प्रकोपित होकर के अपने ही अवयवों के द्वारा आश्रित हो जाती है, मतलब रुद्ध हो जाती है, और उस वजह से जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको बोला जाता है क्या, गुल्म। ठीक है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि गुल्म में कोई दूषण नहीं होता। कौन से गुल्म में पाक होता है, कौन से गुल्म में पाक होता है भाई, पित्तज। पित्तज गुल्म। मात्र केवल और केवल कौन बोलता है भाई, चाणक्य बोलता है, सुश्रुत गुल्म में पाक नहीं बोलता। ठीक है, तो दोनों की चीजें अपने को याद रखनी। ठीक है भाई। और गुल्म के स्थान की, गुल्म के भेद कितने बता दिए भाई, गुल्म के 5 भेद बता रखे हैं, है ना। वातिक, पैतिक, कफज, और एक नीचे गुल्म। नीचे गुल्म मतलब जिसका एक नाम भी दे रखा है, सन्निपातिक गुल्म को ही नीचे गुल्म कहते हैं, है ना। एक बता रखा है कौन सा, रक्तज गुल्म। रक्तज गुल्म विशेष रूप से स्त्रियों में होता है भी, है ना, स्त्रियों में होता है। लेकिन एक आचार्य ऐसे हुए शारपाणी ने दोनों में बोला है कि मेल और फीमेल दोनों में होता है भी। ठीक है, तो अपने को दोनों चीज़ें भी याद रखनी। ठीक है, फिर उसको अपन कंटिन्यू पढ़ेंगे। जैसे आप लोगों ने एक कोटेशन पढ़ा होगा, माधव का बता रखा है, ज्वरे तुल्य दोषम, कि जो तुल्य दोष होने के कारण ज्वर बता रखा है भाई, सुख साध्य होता है। और तुल्य दुष्य आता है प्रमेय के लिए, क्योंकि इसमें समान दोष और दुष्य समान होते हुए भी वो चिकित्सा होता है, मतलब इजीली ठीक हो जाता है भाई। और ऐसा ही लाइन आती है किसके लिए, गुल्म के लिए, रक्त पुराणत्वम की, जो गुल्म जितना पुराना होगा, क्योंकि उसकी उतनी ही बढ़िया आप चिकित्सा कर पाओगे। तो उसकी चिकित्सा करने के पीछे रीजन ये है, क्योंकि जो गर्भावस्था का काल बता रखा है, सभी आचार्यों ने क्या बोला है, मैक्सिमम 9 या 10, है ना। और जो उसकी चीज 9 ही बता रखा है ना मैक्सिमम ने, दो। और जो गुल्म की चिकित्सा बोली है वो 10 महीने बाद बोली भाई, क्योंकि 10 महीने बाद तक कोई भी ऐसा गर्भ नहीं रहता है। इसलिए क्या बता दिया भाई कि अगर 10 महीने बाद आपको उसको चिकित्सा करनी चाहिए। तो जितना पुराना होगा उतना अच्छा बोल रहा है भाई, किसके लिए, गुल्म के लिए, है ना। तुल्य दूषम बोला है भाई प्रमेय के लिए। समझ में आ रहा है मैं आप लोगों को क्या कह रहा हूँ भाई, क्योंकि अपन प्रमेय भी पढ़ेंगे आज, है ना। और इसमें देखो तो तुल्य दोषम, तुल्य दूष्य और पुराणत्वम, तो तीनों के लिए आ रहा है अभी। देखो अपन ने देखा था कि ज्वर में अपन पढ़ेंगे, जब चिकित्सा में बात करेंगे ना, तो वहाँ पे बता रखा है कि कौन सी ऋतु में जो ज्वर होता है वो सुख साध्य होता है भाई, है ना। जैसे अगर पैतिक ऋतु में हो रहा है तो पैतिक ज्वर क्या सुख साध्य होगा भाई। ठीक है भाई। अगर क्या बता दिया जैसे वसंत ऋतु में हो रहा है तो वो कफा ज्वर साध्य होगा। तो ये लाइन आती है किसके लिए, ज्वर के लिए। तो तुल्य दोषम। ठीक है। उसके बाद दूसरी पॉइंट आता है कि तुल्य दुष्यता। दुष्यता का मतलब ये है कि जैसे कफज प्रमेय है, कफज प्रमेय प्लस उसमें दुष्य क्या है, क्योंकि मेद की दुष्टि ज्यादा होती है, हालांकि इसके 10 दुष्य होते हैं, वो अपन पढ़ेंगे इसमें। लेकिन जो मुख्य दुष्य होता है वो मेद बता रखा है। और मेद और कफ समान गुणधर्मी होने के कारण जिस प्रकार आप कफ शामक चिकित्सा करेंगे तो इस वजह से क्या, मेद का भी शमन होगा। इस वजह से क्या होता है, जो कफज प्रमेय होता है वो सुख साध्य होता है भी। इसी वजह से यहाँ पे लाइन आती है तुल्य दुष्यम, क्योंकि ये तीन ही अपवाद है, तीनों अपवाद है भाई। ठीक है, तीनों अपवाद है, इसी वजह से बोलते हैं। तो तुल्य दोषम तो किसके लिए, ज्वर के लिए। तुल्य दुष्यता किसके लिए, प्रमेय के लिए। और जो लास्ट पॉइंट बता रखा है भाई पुराणत्वम, तो किसके लिए, वो गुल्म के लिए बता रखा है। तो ये चीजें अपने को याद रखनी भी, है ना। और इसके भाई यहाँ पे जो अपन निदान पढ़ेंगे सारे जो गुल्म के निदान है भाई, एक तो गुल्म के स्थान भी अपने को याद रखने भी, तो 5 भेद बता दिए भाई, है ना। और एक चरक ने एक बता रखा है प्रकृति समसंवेद और विकृति विषम संवेद। प्रकृति समसंवेद का मतलब ये होता है कि जैसे अलग अलग कोई रस है भाई, अब अलग अलग जो रस होते हैं तो वो अपने अपने कर्म करते हैं, है ना। और अगर आप उनको क्या करोगे, जैसे समान गुणधर्मी वाले द्रव्य होते हैं और समान गुणधर्मी वाले द्रव्यों को अगर आप मिलाते हो, जैसे मधुर रस है, मधुर रस की अपन बात करें, जैसे क्या है भाई, दूध है, चीनी है ना, या फिर उसमें कोई और भी जैसे घृत मिला दे, तो ये तीनों क्या है भाई, मधुर रस वाले द्रव्य हैं। और इनसे जो बनेगा, इनका जो कंपोजिशन बनेगा वो भी क्या है, मधुर रस वाला ही होगा। ठीक है भाई। तो उसको कहते हैं अपन कि जिस प्रकार जो अलग अलग, तीनों अलग अलग है और आप इनको कंबाइंड भी कर रहे हो, तो कंबाइंड करने के बाद भी इनके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है भाई। इनसे जो कंपोनेंट बनेगा वो भी कंपोनेंट क्या है भाई, इनके गुणों के समान ही होता है। तो उसको कहते हैं अपन प्रकृति सम संवेद। दूसरी बात, प्रकृति विषम संवेद क्या होता है भाई, है ना। विकृति विषम संवेद वो चीज है कि जैसे इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि दूध, इसमें जैसे घृत और मधु को, घृत और मधु दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, लेकिन अपन इनको अगर समान मात्रा में मिलाते हैं या फिर किसी रोगी को देते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है भाई कि अगर इनको आप समान मात्रा में देते हो तो ये विष तुल्य होगा। दोनों अलग अलग अपन देंगे तो कोई दिक्कत नहीं,
लेकिन आप इनको अगर एक साथ देते हो तो उसकी वजह से क्या हो रहा है अभी कि अलग ही नया कंपोनेंट बन के आ रहा है, और नया कंपोनेंट बन के आ रहा है तो इसी को अपन क्या कहते हैं भी, जो अलग अलग गुणों के पहले तो अलग अलग है तो अलग अलग गुण दिखाएंगे, लेकिन जुड़ करके, है ना, कि जब इनका संयोग होगा तो ये तीसरी विचित्र प्रत्यारब्ध दिखाएंगे। विचित्र प्रत्यारब्ध दिखाने का मतलब कि अलग गुण को शो करेंगे, और अलग गुण को शो करेंगे को मारक बता दिया अभी, तो इसी को अपन बोलते हैं विकृति विषम संवेद। और विकृति विषम संवेद का एग्जाम्पल किस में आता है अभी कि इसमें गुल्म में अपन पढ़ेंगे कि जो नीचे गुल्म होता है वो विकृति विषम संवेद होता है, इसी वजह से वो क्या है दुर्उपक्रम बता रखा है, आसानी से ठीक नहीं होता है। ठीक है, इसका दूसरा अपन एग्जाम्पल, इसका मधु को छोड़ो, दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं भी, दूध प्लस मछली है भी। ठीक है, दूध प्लस मछली को अगर अपन क्या है अलग अलग सेवन कराते हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति को साथ में सेवन कराते हो तो उसकी वजह से क्या होता है अभी अलग ही स्किन प्रॉब्लम होती है भी। तो वो क्या है कि दोनों अलग अलग गुण प्रदर्शित कर रहे हैं अलग अलग, तो लेकिन अब अगर आप उनको दोनों को एक साथ करके उनका प्रयोग कराते हो तो जो थर्ड कंपोनेंट बन रहा है दोनों के संयोग से वो क्या है अलग ही बन रहा है, इसी वजह से क्या अभी अलग चीज़ बन रही है, तो इसी को अपन कहते हैं विकृति विषम संवेद, है ना। प्रकृति समसंवेद मतलब समान द्रव्य से समान चीज बन रही है, और जो समान द्रव्य बन रहा है उसके गुण भी क्या है, जो प्रारंभिक मतलब उसके जो मूल है, मूल द्रव्य है उसके समान ही है भाई, उससे थोड़े उत्कृष्ट हो सकते हैं भाई, है ना, ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन गुण उसके जैसा ही, जैसे मधुर गुण है, अपन ने पहला एग्जाम्पल देखा कि जैसे दूध है प्लस चीनी है प्लस क्या है भाई, आप उसमें घृत डाल देते हो तो उसकी वजह से जो कंपोनेंट बनेगा वो मधुर रस ही है, उसमें कोई गुणों में वृद्धि हो रही है, लेकिन क्या है उसका मधुर मधुर गुण ही है, इस वजह से वहाँ पर कोई ऐसा नए प्रोडक्ट बन नहीं रहा। लेकिन अपन मधु, है ना, या घृत की बात करें या फिर जैसे दूध प्लस मछली की बात करें तो इसकी वजह से थर्ड प्रोडक्ट अलग ही बन रहा है, तो इसी को अपन कहते हैं, एग्जाम्पल से समझ में आएगा, इसको बोलते हैं विकृति विषम संवेद। और ये नियम फॉलो होता है किसमें, जो नीचे गुल्म है, जो सन्निपातिक गुल्म है उसमें होता है भी। ठीक है, तो ये चीज़ अपने को याद रखनी है। इसमें सारे जो निदान है वो वातवर्धक वाले बता रखे हैं भाई, जैसे जैसे वात वृद्धि होगी तो उसकी वजह से क्या होगा भाई, वात वृद्धि होगी, क्योंकि सारे निदानों में अपन वात वृद्धि होगी तभी जाकर एक गुल्म की उत्पत्ति होगी, है ना। तो यहाँ पर बता दिया कि मांस स्रोतस में वो पीड़ित होगा, और मांस स्रोतस में पीड़ित होकर के इसी वजह से क्या गुल्म की उत्पत्ति होगी। गुल्म के भेद बता दिए, वातिक गुल्म क्या होता है, पैथिक गुल्म क्या होता है, कफश गुल्म क्या होता है, सन्निपातिक गुल्म क्या होता है अभी, है ना। और लास्ट में बता रखा है जो रक्तज गुल्म है, रक्तज गुल्म विशेष रूप से चरक ने बता रखा है कि स्त्रियों में ही होता है अभी, और स्त्रियों में होने के पीछे रीजन वो कह रहा है कि स्त्रियां जो प्राचीन, है ना, ये अभी की स्त्रियों के लिए नहीं है ऐसा, क्योंकि अभी की स्त्रियां तो ऐसे ही एडवांस है। ठीक है भी, तो जैसे पहले के स्त्रियों में बता रखा है कि वो परतंत्र होती थी, परतंत्र कहने के पीछे रीजन ये है कि वो क्या है भाई हमेशा अपने गृह कार्य में लगी रहती है ना, और गृह कार्य में लगे रहने के कारण क्या है भाई कई बार वो अपने वेगों का विधारण भी करती है, वेगों को रोकती है, और वेग के विधारण के कारण उनके शरीर में वात वृद्धि होती है, और वात वृद्धि होने के कारण उसकी वजह से क्या होगा भाई, जो मासिक स्राव की प्रवृत्ति होती है वो सम्यक प्रकार से नहीं हो पाती है। और वात क्या करती है भाई कि जो मासिक स्राव है उसके मार्ग को अवरुद्ध कर देती है। ठीक है, और अवरुद्ध करने के कारण उसको बाहर नहीं आने देती है, क्योंकि मासिक स्राव तो महीने महीने होगा भाई, इस वजह से क्या है भाई उसकी वजह से उदर वृद्धि होती है, और उदर वृद्धि होने के कारण उसको क्या समझ लिया जाता है भाई कि छदम गर्भ मतलब गर्भ के जैसा। ठीक है भाई, और उसमें जो लक्षण भी आते हैं वो सारे गर्भ जो गर्भावस्था स्त्री में होती है तो उसमें ही आते हैं भाई। अब पहले के ज़माने में ये नहीं था भाई यूएसजी कोई ऐसा सीन हो तो ये देख करके आप पता लगा लो भाई क्या कंडीशन है ना, तो उसके बेस पर इन्होंने बता दिया। इसी वजह से बोला कि जो पुराणत्व में रक्तज गुल्म है उसकी चिकित्सा 10 महीने बाद बोली भाई, क्योंकि गर्भकाल तो 9 महीने ही है ना, तो ये अपने को ध्यान रखना है भाई, और इसकी चिकित्सा अपन पढ़ेंगे। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, तो इसमें देखो सबसे पहले तो अथातो गुल्म निदानम, है ना, तो गुल्म के 5 भेद बता दिए, और इसमें देखो एक विमर्श में आप लोगों को मिलेगा, विमर्श में दे रखा है गुड वेस्टेन, है ना, कि गुल्म शब्द कैसे बना है, जिसका गुल्म का शाब्दिक अर्थ होता है बांधना, इसको टिक करना भी, शाब्दिक अर्थ बांधनम होता है इसका, है ना। और एक सुश्रुत का कोटेशन दे रखा है, देखो बहुत अच्छा कोटेशन है, इसको टिक करना, हद्न नाभि अनंतरे, कि हृदय नाभि और इनके बीच में, है ना, विमर्श में दे रखा है देखो हृदय नाभि अनंतरे ग्रंथि संचारी यदि व चलम, कि एक ग्रंथि का निर्माण होता है हृदय और नाभि के बीच में, वो चलायमान भी हो सकती है या फिर स्थिर भी हो सकती है ना। वृत्ति या चलम उपानम छ गुल्मम इति कीर्तितम, तो उसको अपन क्या कहते हैं, उसको गुल्म कहते हैं, इसको टिक करना भी, है ना, इसको टिक करना। इसके बाद देखो कोटेशन नंबर 3 पे चलो, कोटेशन नंबर 3 पे क्या बात कर रहा है भाई, ईयम खलु पंच गुल्मा भवंती, ये 5 गुल्म होते हैं भाई,
तो इसको टिक करो, 5 गुल्म हो गए। उसके बाद देखो उनके नाम बता रहे कि वातिक गुल्म, पैतिक गुल्म, श्लेष्म गुल्म और नीचे गुल्म। नीचे गुल्म को वेरी वेरी गोले में बंद कर लेना, क्योंकि कई बार एक ही नाम से सिंपल ऐसे क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है। नीचे गुल्म किसे कहते हैं भी, तो सन्निपाती गुल्म को ही नीचे गुल्म कहते हैं, है ना। ठीक है भाई, तो ये भेद बता दिए। इसके अलावा देखो शोणित गुल्म मिति, तो रक्तज गुल्म बता दिया। ठीक है, और यहाँ नोट करके ऊपर लिखना कि गुल्म के उपद्रव कितने होते हैं। गुल्म के उपद्रव होते हैं 8, है ना। गुल्म के उपद्रव कितने, 8 होते हैं भाई। और एक लाइन जरूर लिखना यहाँ पर, सुश्रुत उत्तर तंत्र की, बहुत अच्छी लाइन है भाई, है ना। अंतःसरति यस्मा च, अंतःसरति यस्मा च न पाका, अंतःसरति, है ना। और इसके कहने का मतलब ये है, पहले इसको लिख लो आप, अंतःसरति यस्मा च न पाका। ठीक है भाई, वहाँ पर जो बता रखा है कि गुल्म की उत्पत्ति कैसे होती है, जैसे पानी का बुलबुला भाई पानी में ही बनता है और पानी में ही नष्ट होता है, इसी प्रकार से क्या होता है जो गुल्म की उत्पत्ति है वैसे भी ऐसे होती है भाई, है ना। अंतःसरिति यस्माचरम न पाका, कि ये पानी में बनता है और इसमें पाक नहीं होता, तो इसका मतलब ये है, ये सुश्रुत उत्तर तंत्र की लाइन है भाई। ठीक है भाई, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर देखो, 4 के ऊपर देखो विमर्श में दे रखा है कि गुल्म रोग में दोषों के प्रकृति समसंवेद होने के कारण, सन्निपातिक गुल्म में देखो क्या बोला है, विकृति विषम संवेद होने के कारण, है ना। इसको अलग से पढ़ने के लिए बोला है, अलग से पढ़ने के लिए क्या बोला है, क्योंकि इसकी चिकित्सा अलग से बोलेगा, इस वजह से इन्होंने बोल दिया। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलो। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है भाई, यहाँ से टिक करना, उवाचम मतलब बोला है, तो क्या बोला है भाई, खत्मी हो भगवानम पंचानाम गुल्मानम विशेष, कि यहाँ पर 5 गुल्म होते हैं भाई, ऐसे ऐसे होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो एक लाइन, इसको टिक करना, नहाम। ठीक है भाई, नहाम यहाँ से टिक करना, न अयम विशेष विद्रोगाणाम औषध विदपि भीष्कम प्रशमनार्थो भवति, है ना। कि जो वैद्य कोई भी क्या भाई औषध को तो जानने वाला है, लेकिन क्या है भाई इनके गुणों को जानने वाला नहीं है कि वातिक है, पैतिक है, कफज है, कौन सा है, सन्निपातिक है भी, तो वो अगर इनको नहीं जानेगा तो चिकित्सा कैसे करेगा। तो यहाँ पे वही कह रहा है ना, न अयम विशेषा विद, है ना, वीरोगाणाम औषध विधि अपि, कि औषधि को तो जानता है भिषकम प्रश्नम, है ना, प्रसन्नम समर्थो भवती, तो वो किस प्रकार से इसका प्रशमन करेगा, किस प्रकार से इसको ठीक करेगा भी, तो ठीक करना है इसको। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5 में चलो, तमोवाचम भगवान आत्रे, तमोवाचम भगवान आत्रे में कौन सा सूत्र है भाई, बताओ। काफी दिन हो गए मेरे को सूत्र भी पूछे आप लोग। हाँ, प्रति संस्कृता। और ये समुत्थान, समुत्थान किसका पर्याय है भाई, देगा ना, समुत्थान बताओ, निदान का। और संस्थान होता तो रूप, है ना। तो इसको देखो, समुत्थानम पूर्वलिंगम वेदना उपशमय विशेष विज्ञानम भरती, तो यहाँ पे कह रहा है, यहाँ टिक नहीं करना है अपने को, यहाँ पर बता रखा है कि उनके क्या क्या पूर्व रूप है, क्या क्या चीजें अपने को पढ़नी। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलो। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखो, सबसे पहले बता रखी है पहली लाइन पे, यदा पुरुषो वातलो विशेषणम, कि जो व्यक्ति क्या करता है भी, जिसके शरीर में वात वृद्धि हो। अब वात वृद्धि किस कारण से हो सकती है, तो यहाँ पे देखो कि ज्वर वमनम विरेचम अतिसारणम न अन्यत, कि क्या हो भाई, या तो ज्वर के कारण हो या फिर पंचकर्म के अपचार के कारण हो, इसको टिक करना, ज्वर वमनम विरेचनम अतिसारत, कि अतिसार करवाया हो भाई, कर्षनेन कर्षिता, या फिर कर्षण करवाया हो भाई, क्योंकि उसका जैसे अपन वमन करवाएंगे, विरेचन करवाएंगे, तो उसके वजह से शरीर में कैसा होगा, कर्षण होगा। ठीक है, इसके अलावा देखो, कर्षणेन कर्षितो वातल आहार अति, या फिर ऐसा व्यक्ति हो जो वातिक आहार का सेवन करता हो भाई। ठीक है, शीतम च विशेषणम अति मात्रम, की ठंडी चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करे, अस्नेहम पूर्वम च वमनम विरेच पिबेत, ये लाइन को जरूर टिक करना भाई, अस्नेहम पूर्वे वा वमनम विरेचने पिबती, कि जिस व्यक्ति को अपन स्नेह, है ना, विरेचन वमन विरेचन तो करा रहे हैं, लेकिन स्नेह का कोई प्रयोग ही नहीं करवा रहे भाई। तो एक तो ये, इसके अलावा देखो थर्ड लाइन पे चलो, थर्ड लाइन में क्या कह रहा है अभी, अनुदीर्णम चाहे छर्दी उद्रेत, की छर्दी का मतलब उसकी वॉमिटिंग ज़्यादा हो रही हो भी, उदीर्णम चाहे वातमूत्रम पुरुषा वेगा निरुद्धि च, या फिर मलमूत्रों का ज़्यादा शरीर में रुकावट हो रही है भाई, या फिर उनकी प्रवृत्ति ज़्यादा हो रही है, ऐसा दोनों चीज़ें कह रहा है। इसको टिक करना, अति शीतो वा पिबती, कि ठंडी चीज़ों का ज़्यादा सेवन करता है भाई, अति शीतो वा पिबती, है ना।
इसके अलावा देखो फोर्थ लाइन पे चलो, नव उदकम अति मात्रम अति शोभशीणम व यानेन याति। या तो क्या बता रखा है अभी, अत्यंत भोजन करने के बाद क्या बता दिया भाई, या तो पानी पी खूब पीता है अभी, है ना, नवोदगम अति मात्रम च पानी। इसके अलावा देखो अति शोभिणम व यानेन याति, या तो फिर ऐसी गति जिस प्रकार से कोई स्पीड वाला कोई यान हो। अब पहले तो ऊँट घोड़ा यही होता था, तो उन्हीं की बात कर रहा है यहाँ पे कि स्पीड वाली, जैसे कोई ट्रेन में सवारी कर रहा है तो ट्रेन में भी उसकी वजह से क्या होती है, वात वृद्धि होती भी। तो यहाँ पे देखो वही कह रहा है अति शोभिणम की शोभ उत्पन्न कर दे, व यानेन याति की उसमें गति करे भाई, या तो फिर उसमें ट्रेवल करे। इसको टिक करना, ठीक है। अति व्यवाय व्यायाम, व्यायाम के लिए बता दिया, व्यवाय के लिए बता दिया, मद्य शोक करुचि इनकी सभी के लिए बता दिया, अभिघात या फिर कोई बाहर से कोई किसी ने पीट दिया हो ऐसा बता दिया। इसको टिक नहीं करना, इसको इसके जस्ट नहीं ऊपर पीछे वाले को करना विषमाशनम, इसको टिक करना भी, विषमाशनम शयनम स्थानम संक्रमण सेवी व भवती, कि जो व्यक्ति क्या करता हो भाई, विषम भोजन करता हो, कभी कम खाता हो कभी ज़्यादा खाता हो ऐसा बता दिया, विषम शयन करता हो या फिर विषम स्थान में गमन करता हो, संक्रमण या फिर जैसे घूमता ही रहता हो भाई, कैसे जैसे आप लोगों ने बता रखा है, आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि जो ज़्यादा गमन करता है मतलब जो ज़्यादा दूर तक गति करता है उसके शरीर में वात वृद्धि होती है भी, है ना। तो इसमें ये काम की चीज़ें कर लेना। तो ये सारे निदान बता रहे हैं कि किसकी, वात के प्रकोप की। तो पहला तो यदा पुरुषो वातलो विशेषणम की, जो विशेष रूप से वात का सेवन करता है, ज्वर वमनम विरेचनम अतिसारम ये कर दिया, कर्षणेन कर्षितो च वातलम आहार ये कर लेना भाई। इसके अलावा देखो और बता रखा है अस्नेहम पूर्वम वमनम विरेचत पिबती, की जो सम्यक प्रकार से न तो जिसने स्नेह स्वेदन पूर्व कर्म तो कह रहे ही नहीं लेकिन डायरेक्ट करा रहे हैं अभी, वमन विरेचन करा रहे हैं, अत्य शीतो वा पिबती या फिर जैसे खाना खाने के बाद ज़्यादा पानी पी रहा है अभी, ठीक है, या फिर जो शोभ उत्पन्न करने वाली इस प्रकार में गति ट्रेवल कर रहा है अभी ये बता दिया, विषमासन करता है, विषम भोजन करता है, संक्रमण ज़्यादा करता है। तो ये सारे किसके, वात को बढ़ाने वाले बता रखे हैं। अब देखो जो गुल्म है ना, गुल्म में हमेशा जो डोमिनेंट दोष होगा वो वात ही है भाई, इसी के आधार पर वो सारी चीज़ें इसी के आधार पर बता रखा है। इसलिए लास्ट में ये भी बोला है कि आपको सारी चिकित्सा एक तरफ आप कर दो, वात का शमन कर दो तो अपने आप ही गुल्म शमन हो जाएगा भाई, है ना। इसके बाद देखो आगे चलो क्वेश्चन नंबर इस पे जो अगले वाला 6-7 नंबर पे देखो, सप्रकुपितो वायु महास्रोतम अनुप्रविश्य, इसको टिक करना भाई। अब ये निदान सेवन करेगा, निदान सेवन से क्या होगा भाई, वात प्रकुपित होगी, सप्रकुपितो वायु महास्रोतम अनुप्रविश्य, कि महास्रोतस में वायु प्रकुपित होगी, रोक्षाद कठिन भूतम, और क्या होगा भाई कि वो हार्ड होगी, कठिन होगी, इसकी वजह से क्या बता दिया भाई, पिंडितो अवस्थानम करोति हृदय वस्ति, ये स्थान बता रखे भाई कि गुल्म के स्थान क्या उनको से भाई, ये विशेष रूप से याद करना भाई। तो गुल्म के 5 स्थान बता रखे, करोति हृदय वस्ति पार्श्वे नाभि वा, है ना, हृदय वस्ति नाभि, ठीक है भाई, हृदय वस्ति नाभि और दोनों पार्श्व। तो गुल्म के स्थान कितने होते हैं भाई, गुल्म के 5 स्थान है, गुल्म के 5 भेद हैं और ये इंपॉर्टेंट है भाई। तो करोति हृदय वस्ति पार्श्वे नाभि वा, वो सूलम उपजनेति, कि यहाँ पर सूल उत्पन्न करेगा, ग्रंथि अनेक विधानम या फिर ग्रंथि की उत्पत्ति करेगा, ठीक है भाई। और इसी को लास्ट में देखो सपिंडित्वाद गुल्मम इत्यभिधीयते, जो गुल्म स्वरूप जो गोली जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा उसी को अपन क्या कहेंगे भाई, गुल्म कहेंगे। गोली में हमेशा दोष क्या होते हैं भाई, आइडिया बताओ मेरे को, गोली गुल्म, गुल्म को छोड़ो आप, तो ग्रंथि आ जाए ना, ग्रंथि में दोष होते हैं क्या, वात कफ, वात और कफ। अरे देखो हमेशा गोली कैसे बनेगी, जैसे कफ है, कफ कैसा होता है, स्निग्ध होता है ना। अब स्निग्ध को हवा के द्वारा सुखा दो तो सूखने के बाद वो कैसा बनेगा, सूख जाएगा ना, स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा, गोली बन जाएगा भाई। तो अपना ऐसा याद रखना कि ग्रंथि में हमेशा वात और कफ ही होते हैं भाई, फिक्स है ये, है ना। तो इसको टिक करना। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलो, तो यहाँ पर देखो इसके लक्षण बता रखे हैं कि जो वातिक होता है ना गुल्म, तो उसमें क्या क्या लक्षण होंगे देखो। तो पहली लाइन को करना भाई, स मुहुर धमयति मुहुर अल्पम आपद्यते, इसको टिक करना भाई कि इसमें कैसा होगा भाई, थोड़ा थोड़ा, है ना, दमन होगा ऐसा बता रखा है भाई, कि संकुचन होगा ऐसा ऐसा बता रखा है। तो इसको टिक करना, स मूर धमति मूर अल्पम आपद्यते, इसको टिक करना। उसके बाद देखो सेकंड लाइन पे दे रखा है, मूर पिपलिका संचारम इवा अंगीसु, कि जैसे हाथ पैरों में चीटियां चल रही है, इसको भी टिक करना, मूरम पिपलिका संचारम इवा अंगीसु, ठीक है भाई। इसके बाद देखो इसी लाइन में आगे चलो, सुप्ति हर्षो प्रलय उदय बहुलम, कि उसके शरीर में क्या होगा भाई, सुप्ति बता दी, है ना,
हर्ष होगा, प्रलय बता रखा है। तो ये एक तो ये काम का जो है मोर धमेति मोर अल्पम आपद्यते मोर पिपलिका संचारम, ये वाक्य से कि हाथ पैरों में चींटियां चल रही है अभी, है ना। सुप्ति, हाथ पैरों में बिल्कुल जैसे नंबनेस ऐसी कंडीशन है अभी, ये बता रखा है। इसके अलावा देखो थर्ड लाइन में बता रखा है, थर्ड लाइन को टिक करना, सूचेव शंकुनेव, सूची मतलब सुई के समान वेदना हो रही भी, शंकु, है ना। च अभी विद्यमानम मन्यते, कि उसको ऐसा फील होगा जैसे कोई शिव चिबो रहा हो मेरे, है ना। सूचेव शंकुनेव च अभी विद्यम आत्मनम मन्यते, अपने आप को ऐसा फील होगा, इसको टिक करना, है ना। उसके बाद देखो दिवसांते ज्वरांते, जैसे जैसे वात का प्रकोप बढ़ता है भाई, जैसे दिवस के अंत में बता दिया, भोजन के अंत में बता रखा है, तो इसको टिक करना। दिवसांते ज्वरंती शुष्यति च आशय, मुख का शोष होगा, मुख सूखेगा, और उच्च श्वासम रुद्धते, कि उसके श्वासावरोध रुचि भी, इसको भी टिक करना, है ना। इसके अलावा देखो प्लीहा आटोप कुंजनम, इसी में फोर्थ लाइन में प्लीहा आटो बता दिया, आंत्र कुंजनम च विपाक, है ना, कि प्लीहा वृद्धि होगी, आटो गुड़गुड़ाहट ऐसी कंडीशन बता दी भाई, आंत्र कुंजनम हाथों में आवाज आएगी, विपाक उदावर्त बता दिया भाई, अंगमर्द बता रखा है, सिर शूल, है ना। व्रग्न मतलब वृद्धि रोगों की बात कर रहा है अभी, ठीक है, वृद्धि रोग भी माने। इसके अलावा देखो अनेशे उपद्रवंती, तो अनेक प्रकार के उपद्रव होंगे, तो प्लीहा आंत्र, है ना, कुंजनम विपाका च उदावर्तम अंगमर्दम मन शिरा च संकम शूलम व्रग्नम रोग च उपद्रवंती, तो ये अनेक प्रकार के उपद्रव होंगे, तो इसको टिक करना भी, है ना। एक तो मोर दमेति मोर अल्पम पिपलिका अंगारिसु, ये अपने को ध्यान रखना है। दिवशांति ज्वरांति, जिस जैसे वात का प्रकोप होता है, ठीक है। इसके अलावा देखो आंत्र कुंजनम च विपाको, जो इसके उपद्रव बता रखे वो अभी अपने को याद रखने भी। आगे चलो, इसमें देखो आगे पैथिक गुल्म की बात कर रहा है। पैथिक गुल्म के निदान कैसे, ठीक है भाई, जैसे पित्त को बढ़ाने वाले सारे निदान बता रखे हैं, जैसे अपन रसों की बात करें ऐसे बता दो, या फिर जैसे ऋतु की बात करें उनके आधार पर बता दी, या फिर भोजन काल के लिए अपन बात करें, तो जैसे जैसे पित्त के प्रकोप होते हैं वही अपने को याद रखने, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या बोला है अभी, तेरेव तु कर्षणम कर्षिता च अम्ल लवणम कटु क्षारे उष्णम, की जो व्यक्ति पहले से कर्षित है लेकिन कौन से रसों का सेवन कर रहा है भाई, कटु अम्ल लवण द्रव्यों का सेवन कर रहा है, तीक्ष्ण द्रव्यों का सेवन कर रहा है। इसके अलावा देखो इसको जरूर टिक करना आपने, तो मध्य हरित फला अम्लानाम विदाही च शाक धान्य, है ना, कि जो क्या है मध्य का सेवन कर रहा है, हरितक मतलब जो मसाला वर्ग है पूरा, मध्यम हरितम फल अम्लानाम विदाही च, कि जो विदाई अन्न का सेवन करे, फलों का, कौन से, अम्लीय द्रव्यों का, ठीक है भाई, इनका सेवन करे। इसके वजह से देखो और क्या बोला है अभी, शाक धान्य मासम च उपयोगम च अजीर्णम अधिशनम, जो अजीर्ण, अजीर्ण में भाई क्या करे, अजीर्ण की उत्पत्ति बता दी, अधिशन करे, भोजन करने के बाद भी भोजन कर रहा है अभी, रोगक्षम च, या फिर रुक्षता के, रुक्ष द्रव्यों का भी ज़्यादा सेवन कर रहा है। तो इसमें देखो च आमाशय वमनम अतिवेलम संधारणम, कि जो आमाशय में क्या हो रहा है अभी, बार बार इनके कारण क्या हो रहा है अभी, कि वमन का वेग बार बार उत्पत्ति हो रही है भी, आमाशय वमनम च अतिवेलम संधारणम, वात आतप च अतिसेवमानम, जिसने वात और आतप का, वायु प्लस जो तेज है उसका ज़्यादा सेवन किया, अतिसेवमानम, पित्तम स मारुतेम प्रकोपम, यहाँ पे देखो क्या बोला भाई, पित्त के साथ साथ वात के साथ साथ पित्त की भी प्रकोपित होती है, तो यहाँ पे वही कह रहा है पित्तम स मारुतेन प्रकोपम आपद्यते, इसको टिक करना भी, है ना। तो इसके जो निदान है काम काम के, एक तो ये मध्य हरित फलाम्लानाम विदाही च साकम, ये करना। इसके अलावा देखो सेकंड लाइन में आमाशय वमनम च अतिवेलम संधारणम, ये काम का है। वात आतप च अतिसेवमानम पित्तम च मारुतेन प्रकोपम आपद्यते, इसको टिक करना भी। अब इसके अलावा देखो एक नोट करके लिखना, आप लोग नोट करके लिखना कि कफज गुल्म और पैतिक गुल्म, है ना, कफज गुल्म और पैतिक गुल्म वस्ती प्रदेश में नहीं होता है, ठीक है भाई। तो कफज गुल्म और पैतिक गुल्म वस्ती में नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा देखो अब इसमें क्वेश्चन नंबर 9 पे चलो आप। 9 में क्या कह रहा है भाई, तत्ता प्रकोपितम मारुतम च आमाशय एक देशे सवर्गम। अब यहाँ पे देखो कि आमाशय में विशेष रूप से एक स्थान विशेष पर वायु प्रकोपित होगी, तो ये किस में बता रहा है अभी, पैतिक गुल्म की संप्राप्ति बता रखा है, तो इसको टिक करना, है ना। मारुतम च आमाशय एक देशे सवर्तम तानेव वेदना प्रकारम उपजनिति, की अनेक प्रकार की वेदना की उत्पत्ति होगी, है ना, इसको टिक करना। इसके अलावा देखो सेकंड लाइन में क्या कह रहा है अभी, इसमें देखो पित्तम त्वनेव विदहति कुक्षा हद उरी कंठेचर, कि इसमें देखो इसको टिक करना कि पित्त के कारण क्या होगा अभी, कि जो कंठ प्रदेश है ना,
जो हृदय है यहाँ पर विशेष रूप से विदा होगा, इसको टिक करना। इसके अलावा देखो सच विद्यमानम स धूम इव उद्गारम तो अत्य अम्लान्वितम, यहाँ पे देखो कि उसको उद्गार मतलब खट्टी डकारे आएगी भाई, स धूम कि जैसे धुआं निकल रहा हो, स धूमम इव उद्गारम। अब ये लाइन देखो, इसको मिलाकर भी अपन इससे कोरिलेट कर सकते हैं भाई, क्योंकि ये अगर आपको लाइन दे दी तो अपन रक्तपित्त समझ ले, लेकिन रक्तपित्त में नहीं है भाई, ये पैतिक गुल्म है ना। तो स धूम इव उद्गारम उद्रेत तो अम्लान्वितम, ठीक है भाई। गुल्म आमाशय कसम। इसके अलावा देखो क्या क्या लक्षण बता रहे हैं भाई, इसको टिक करना। दहते कि दहन होगा भाई, जैसे जलने वाला। दुयते धुप्यते कि जैसे कोई लो निकल रही हो भाई, है ना, धुआं निकल रहा हो। उष्माते स्विद्यते च कि उष्मा निकल रही हो भाई, स्विद्यते क्लिद्यते शीतलम च। और ये इंपॉर्टेंट लाइन बता रहे कि देखो स्पर्श स्पर्श सहो अल्प रोमांचम, है ना, कि अगर आप उसको टच करोगे तो उसको बिल्कुल भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, असहन, वो बता दिया भाई, है ना, स्पर्श को सहन नहीं कर पाएगा भाई, स्पर्श असहत्वम। ऐसे ही रक्त शिरोरोग में भी आता है भाई, तो उसको भी याद रखना, रक्त शिरोरोग में स्पर्श असहत्वम, और यहाँ पे देखो स्पर्श सहो अल्परोमस्य, ठीक है, रक्त शिरोरोग में भी, तो इसके मिलता जुलता दोनों में याद रखना, है ना। इसके अलावा देखो और क्या बोला है, ज्वर भ्रमतु पिपासा गल तालु मुख शोषम प्रमोच विड़भेदम च उपद्रवंती, किसमें कौन कौन से उपद्रव होंगे भी, तो ज्वर बता दिया, भ्रम है ना, ज्वर भ्रम, दाउतु पिपाशा गल तालु ये बता रखे भाई, तो ये इसके कॉम्प्लिकेशन बता रखे हैं, तो ये उपद्रव होंगे भी। तो अपने को काम का याद रखना है ना। तो क्या काम है भाई, एक तो आमाशय एक देशम बता दिया कि कंठ में इसमें दाह होगा भाई, क्योंकि ये रक्तपित्त का मिलता जुलता है भाई, है ना। दहते दुपेते उष्माते शुद्धते क्लेदते कि इसमें उष्मा हो, ऐसी कंडीशन होगी भाई, ऐसे निकलेगा, है ना। या फिर स्पर्श सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पर्शो असह अल्प रोमांचम, और स्पर्श असत्वम किस में मिलेगा, रक्त शिरोरोग में मिलेगा भाई, ये सुश्रुत ने माना है, वो भी अपने को यहाँ पे लिख लेना, है ना। इसके अलावा देखो इसके विमर्श में चलो, आप विमर्श में आपको मिलेगा भाई, ये देखो यह गुल्म वस्ती स्थान को छोड़कर होता है, मतलब नोट करके मैंने आपको लिखा है भाई, तो जो पैतिक गुल्म है प्लस कफज गुल्म है वस्ती प्रदेश में नहीं होते हैं दोनों को, ठीक है। इसके अलावा देखो आगे चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे, तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। तेरेव कर्षणम कर्षितम च अत्यसनम, कि जो व्यक्ति क्या है भाई कि कर्षित तो है, कर्षित होने के साथ साथ भी देखो कौन सी कफ वर्धक आहार विहार का सेवन करता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, कफ की प्रकोपित होगी, तो यहाँ पे वही कह रहा है ना। तो इसमें देखो कर्षित्वम च असनम स्निग्धम गुरु मधुरम सीता असनम पिष्टे इक्षु शीर। अब यहाँ पे देखो सारे जो कफवर्धक आहार विहार बता रखे हैं भाई, तो इसको टिक कर लेना, है ना। गुड़ विकृति सेव मानम की, गुड़ की विकृति जो भी है भाई, गुड़ के द्वारा जो भी प्रोडक्ट बनते हैं, है ना। सेव्य मानम च मंदक, मंदक दधी की बता दिया भाई, जो अच्छी प्रकार से दही नहीं जमा है उसकी बात कर रहा है भाई। मध्य अति पानात, ये या फिर मध्य का ज़्यादा पान कर दिया, है ना, मध्य का उसमें भी आया था अपन ने पैतिक में भी, ठीक है भाई। या फिर देखो हरितक उसमें भी था पैतिक में भी, और यहाँ पे बोला भी हरितक आदि प्राण आनूप मासम, देखो आनूप मास बता दिया, ग्राम्य मास बता दिया, अति भक्षणात् की जो इनका ज़्यादा सेवन करता हो तो उसकी वजह से क्या बढ़ेगा भाई। यहाँ पे नीचे थर्ड लाइन में देखो क्वेश्चन नंबर 3 में, च अति प्रगाढ़म च उपादानम स शोभनम शरीर से श्लेष्मा सह मारुतेन प्रकोपम आपद्यते, कि इसमें वात के साथ साथ कभी की भी दुष्टि होती भी, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो प्रमुख दोष है वो वात ही है भाई, और वात है उसके साथ साथ इसकी भी हो रही है, इस वजह से इसको नाम दिया है भाई क्या, कफज। जैसे उसमें पित्त की बला थी तो वहाँ पे भी नाम दे दिया था भाई पैतिक, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, तत्त प्रकुपितम मारुतम च आमाशय एक देशे संवर्तम, देखो यहाँ पर भी बता रखा है आमाशय एक देशे संवर्तम की, एक देश में होने वाला, तो एक देश में होने वाला दोनों है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में भी देखो आप लोग, जहाँ पे पित्त की बात कर रहा है तत्प्रकुपितम मारुतम च आमाशय एक देशे संवर्तम, और सेम लाइन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में बात कर रहा है तत् प्रकुपितम मारुतम च आमाशय देशे एक संवर्तम, मिला भाई दोनों के लिए, कफ और पित्त की सेम बात कर रहा है। तानेव वेदना प्रकारम उपजनित, यहाँ पे देखो वेदना की उत्पत्ति होती भी, है ना, ठीक है। इसके अलावा देखो और क्या कह रहा है अभी क्वेश्चन नंबर इसमें सेकंड में चलो, श्लेष्मा तस्य शीत ज्वराच, है ना। यहाँ पे देखो जो कफ में जो लक्षण होते हैं वो बता रखे, देखो इसको दो चार काम की चीज़ें इसमें टिक करना, हर्ष हद रोगम गच्छति निद्रा, ठीक है भाई, इसको जैसे हद रोग बता रखा है, छर्दी बता रखा है, निद्रा आलस्य स्तिमित्य बता रखा है भाई, गौरवम, है ना, अभी जा उपजनिति, जो काम को इसको टिक करना। इसके अलावा देखो थर्ड लाइन में दे रखा है स्थैर्यम गौरव